कहाँ स्थित है? देसलपुर जो हड़प्पा कालीन स्थल है वो वर्तमान में कहाँ स्थित है? ये गुजरात में पड़ता है, कच्छ। ठीक है जी। आगे बताना है महात्मा बुद्ध के पूर्व जन्म की कथाएं जो है ये कहाँ वर्णित, यानी जो है जातक में वर्णित है। ठीक है, और बताना है महात्मा बुद्ध के पूर्व जन्म की कहानी जो है कौन से पिटक में वर्णित है? त्रिपिटक का नाम सुना है ना? त्रिपिटक गलत है, सुत पिटक में है। सुत पिटक में है पूर्व जन्म की कथाएं और साथ साथ उपदेश, यानी महात्मा बुद्ध के द्वारा जितने भी उपदेश दिए गए हैं सारे उपदेश किससे मिलते हैं? सुत पिटक में ही मिलते हैं। और सुत पिटक के लेखक कौन हो जाएंगे? तो आनंद हो जाएंगे। सुत पिटक के लेखक आनंद होंगे। विनय पिटक के लेखक उपाली हो जाएंगे। और एक अभिधम पिटक है जिसके लेखक मोगलीपुत्र तिस्य हो जाएंगे। तीनों ध्यान से सुन लीजिएगा। आपको बताया सुत पिटक के लेखक आनंद, ठीक है, विनय पिटक के लेखक उपाली और अभिधम पिटक के लेखक मोगलीपुत्र तिस्य। अब पूछा जाता है कि सुत पिटक और विनय पिटक का रचना जो है क्यामी बौद्ध संगीति के दौरान हुआ था? तो प्रथम बौद्ध संगीति के दौरान जो है सुत पिटक और विनय पिटक का रचना प्रथम बौद्ध संगीति के दौरान, और तृतीय बौद्ध संगीति के दौरान जो है अभिधम पिटक का रचना हुआ था। और आप सभी जानते हैं कि ये जो है मोगलीपुत्र तिस्य के द्वारा क्यामी बौद्ध संगीति का अध्यक्षता किया गया था, तीसरी। ठीक है, इससे भी आप रिलेट कर सकते हैं, यानी तीसरी बौद्ध संगीति की अध्यक्षता किसके द्वारा किया गया था? मोगलीपुत्र तिस्य के द्वारा किया गया था। और तीसरी बौद्ध संगीति के दौरान ही जो है अभिधम पिटक की रचना हुई है। ठीक है, अच्छा, इसी में बताना है तीसरी बौद्ध संगीति हुआ कहां था? ठीक है, तीसरी बौद्ध संगीति पाटलिपुत्र में हुआ था। और ये जो है किसके काल में हुआ था? अशोक के काल में हुआ था। तीसरी बौद्ध संगीति अशोक के काल में पाटलिपुत्र में, और इसकी अध्यक्षता जो है मोगलीपुत्र तिस्य के द्वारा। चलिए चारों बौद्ध संगीति को एक बार बता दीजिएगा। पहला कहां हुआ था? राजगृह में। दूसरा कहां हुआ? वैशाली। और तीसरा पाटलिपुत्र। चौथा कुंडलवन कश्मीर हो गया। पहला बताना है किसके काल में हुआ था? तो पहला अजातशत्रु के काल में, दूसरा कालाशोक के काल में हुआ था, और तीसरा अशोक के काल में, और चौथा कनिष्क के काल में हुआ था। एकमात्र बौद्ध संगीति जिसमें एक अध्यक्ष के अलावा उपाध्यक्ष भी थे, वो कौन सा हो जाएगा? वो चौथी बौद्ध संगीति हो जाएगी। अब बताना है पहले बौद्ध संगीति की अध्यक्षता जो है किसके द्वारा की गई थी? पहले बौद्ध संगीति का अध्यक्षता महाकश्यप के द्वारा, दूसरी बौद्ध संगीति का अध्यक्षता जो है सावक मीर के द्वारा, और तीसरी बौद्ध संगीति की अध्यक्षता अभी जस्ट बताए थे मोगलीपुत्र तिस्य के द्वारा, और चौथी की जो अध्यक्षता जो है देखिए बता रहे हैं। अध्यक्षता की बात करें तो अध्यक्षता हो जाएंगे वसुमित्र, और उपाध्यक्ष की बात करें तो अश्वघोष के द्वारा जो है उपाध्यक्षता किया गया था। ठीक है, ये चारों बौद्ध संगीति क्लियर हो गया होगा। इस भी पूछा जाता है तो पहला 483, 383, 255 ईसा की प्रथम शताब्दी। ध्यान रखना है 483, 383, 255 ईसा की प्रथम शताब्दी। ठीक है, चारों बौद्ध संगीति हो जाएगा। आगे बताना है ये स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद जो है हड़प्पा कालीन स्थल सर्वाधिक किस राज्य में खोजे गए? तो गुजरात में खोजे गए। सही है। आगे बताना विष्णु के अवतारों में सर्वाधिक लोकप्रिय अवतार जो है कौन सा था, जिसका जो है वर्णन ऋग्वेद में भी मिलता है? तो वाराह अवतार हो जाएगा। सही है, विष्णु के अवतार में सबसे लोकप्रिय अवतार कौन सा था? वाराह अवतार था, और जिसका वर्णन जो है ऋग्वेद में भी मिलता है। आगे बताना है पहलव वंश का सर्वाधिक शक्तिशाली शासक कौन था जिसने खरोष्टी लिपि से तख्तवेही अभिलेख जारी किया था? गोंडो फॉर्निस का नाम सुने होंगे। गोंडो फॉर्निस था। ये किस वंश का था? पहलव वंश का सर्वाधिक शक्तिशाली शासक था, जिसके द्वारा जो है खरोष्टी लिपि में तख्तवेही अभिलेख जारी किया गया था। आगे बताना है हिंदू शाही राजवंश की राजधानी कहाँ थी? हिंदू शाही राजवंश की राजधानी कहाँ थी? उद्भांडपुर में थी। उद्भांडपुर पड़ता है हिंदू शाही राजवंश की राजधानी उद्भांडपुर में था। आगे बताना है दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान ने अपने दरबार में जैन विद्वान जीन प्रभासूरी और राजशेखर को सम्मानित किया था? गलत हो गया। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझना है कि दिल्ली सल्तनत का कौन सुल्तान था जिसने अपने दरबार में जो है जैन विद्वान जो थे जिन प्रभासूरी और इनके साथ साथ राजशेखर को सम्मानित किया था? ये शासक थे मोहम्मद बिन तुगलक। ठीक है, मोहम्मद बिन तुगलक, जिसे रक्त पिपासु शासक के रूप में भी जाना जाता है, या फिर पागल एवं सनकी बादशाह के रूप में भी जाना जाता है मोहम्मद बिन तुगलक को। ठीक है, और मोहम्मद बिन तुगलक जो है एक तरह से कहा जाए तो विद्वान था, जिसे कई भाषाओं का ज्ञाता था। ठीक है,
इसके साथ साथ मोहम्मद बिन तुगलक जो है किस वंश का शासक था? तुगलक वंश का शासक था। और तुगलक वंश का स्थापना किसके द्वारा किया गया था? गयासुद्दीन तुगलक के द्वारा किया गया था। कब किया गया था? 1320 में किया गया था। 1320 से लेकर 1325 तक गयासुद्दीन तुगलक रहे। 1325 में गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु हो जाती है और फिर 1325 से लेकर 1351 तक कौन रहते हैं? मोहम्मद बिन तुगलक रहते हैं। और मोहम्मद बिन तुगलक के बाद कौन आते हैं? फिरोज शाह तुगलक आते हैं। और फिरोज शाह तुगलक 1351 से लेकर कब तक रहे हैं? फिरोज शाह तुगलक 1351 से लेकर 1378 तक रहे हैं। ठीक है, 1378 तक रहे हैं। आगे आपको बताना है कि कौन सा किस सुल्तान के द्वारा जो है पहली बार नहरों का निर्माण करवाया गया था? तो जान लीजिए गयासुद्दीन तुगलक सही आंसर होगा कि पहली बार नहरों का निर्माण कराने वाला शासक कौन था? गयासुद्दीन तुगलक था। और नहरों का जाल बिछाने वाला प्रथम शासक कौन था? तो फिरोज शाह तुगलक था। फिरोज शाह तुगलक था। फिरोज शाह तुगलक के द्वारा जो है दास विभाग का भी स्थापना किया गया था। और इसके साथ साथ फिरोज शाह तुगलक के द्वारा जो बोला जाता है कि पहली बार जो है यानी ब्राह्मणों पर जजिया कर, बहुत पॉपुलर क्वेश्चन है कि पहली बार ब्राह्मणों पर जजिया कर जो है किसके द्वारा लागू किया गया था? तो फिरोज शाह तुगलक के द्वारा ही लागू किया गया था जजिया कर। ये बताना है दिल्ली सल्तनत का एकमात्र सुल्तान जिसका राज्याभिषेक 2 बार हुआ था। दिल्ली सल्तनत का एकमात्र सुल्तान जिसका राज्याभिषेक 2 बार हुआ था फिरोज शाह तुगलक ही था। ठीक है, एक बार ठट्टा के पास हुआ था और दूसरी बार आगरा में हुआ था। ठीक है, फिरोज शाह तुगलक का राज्याभिषेक 2 बार हुआ है। आगे बताना है जो है किसे गुलाब से इत्र निकालने की विधि का जन्मदाता माना जाता है? तो असमत बेगम को माना जाता है। किसे? असमत बेगम, जो नूरजहां की मां थी ना। ठीक है, असमत, हाँ ठीक है, असमत बेगम को जो है गुलाब से इत्र निकालने की विधि का जो है इसके द्वारा खोज किया गया था। आगे बताना है किस सूफी संत को जो है महबूब ए इलाही या फिर ईश्वर का प्रेमी कहा जाता है? किस सूफी संत को महबूब ए इलाही, इसका मतलब होता है ईश्वर का प्रेमी, किसे कहा जाता है? तो शेख निजामुद्दीन औलिया को कहा जाता है। ठीक है, आगे बताना है 1857 में हुए विद्रोह का नेतृत्व जो है गोरखपुर से किसके द्वारा किया गया था? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न। 1857 की क्रांति में जो है गोरखपुर से विद्रोह का नेतृत्व जो है किसके द्वारा किया गया था? तो गजाधर सिंह के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? गजाधर सिंह के द्वारा किया गया था। इलाहाबाद से कौन थे? लियाकत अली हो जाएंगे इलाहाबाद से। ठीक है, आगे बताना है कांग्रेस के किस अधिवेशन के दौरान गांधी जी ने कहा था कि गांधी मर सकता है पर गांधीवादी नहीं? कराची अधिवेशन हो जाएगा 1931, जो कि सरदार वल्लभ भाई पटेल की अध्यक्षता में। हम याद भी करवाए थे क्यों गांधी जी के द्वारा ये बात कहा गया था कि गांधी मर सकता है पर गांधीवादी नहीं, इसलिए क्योंकि 1931 में ही आप जानते हैं भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी दिया गया था और इसके जिम्मेदार जो है महात्मा गांधी जी को ठहराया गया था। इसलिए क्योंकि 5 मार्च 1931 को गांधी और इरविन के बीच समझौता हुआ था और इसमें गांधी जी के द्वारा जो है टोटल 11 सूत्री मांग रखा गया था कि टोटल 11 मांग है और 11 मांग को जो है लॉर्ड इरविन के द्वारा स्वीकार कर लिया जाए। लेकिन ऐसा हुआ कि इरविन के द्वारा 10 मांग को स्वीकार कर लिया गया, एक मांग को छोड़ दिया गया और एक मांग में यही था कि जो भी राजनीतिक कैदी है, ठीक है, हाँ जो भी कैदी है, हाँ उनको रिहा नहीं, यानी उसको जो सजा है वो सजा मिलेगी ही। और इस सजा को गांधी जी मजबूर होकर इस चीजों को मान लिए और अंततः यही हुआ। 5 मार्च के बाद जो है उसी मंथ में 23 मार्च 1931 को तीनों को फांसी मिल गई। इसमें क्या हुआ? युवा में भड़काव की स्थिति आ गई, यानी सभी युवा जो है महात्मा गांधी के विपक्ष में आ गए और महात्मा गांधी को डर होने लगा पहली बार कि लोग मुझे मार देगा। और जब ये मरने की डर हो गई तो यह इसी बात में महात्मा गांधी जी 1931 के ही कराची अधिवेशन था और उसी अधिवेशन में इनको बोलना पड़ा मजबूरी में कि गांधी मर सकता है पर गांधीवादी नहीं। और कब हो जाएगा ये हमें लगता है परमानेंटली याद हो जाएगा। 1931 कराची अधिवेशन और किसकी अध्यक्षता में? सरदार पटेल की अध्यक्षता में हो जाएगा 1931। अब इंपोर्टेंट इसके बाद क्या होता है? 1931 से पहली बार मौलिक अधिकारों की मांग की बात की गई थी, यानी मौलिक अधिकार की मांग की बात किस अधिवेशन में कांग्रेस के? तो कराची अधिवेशन 1931 में ही किया गया था। आगे बताना है आप सभी को किसने 13 अप्रैल 1919 को हुए जालियांवाला बाग हत्याकांड को जानबूझकर की गई क्रूर हत्या कहा है? किस व्यक्ति के द्वारा जो है 1919 को में जो हुए जालियांवाला बाग हत्याकांड था इसको जानबूझकर की गई क्रूर हत्या कहा गया? दीनबंधु उपनाम किनका है ये बताना है आप लोग को। हम जानते हैं कि बहुत लोग कंफ्यूज करेंगे इसमें दीनबंधु और देशबंधु, ठीक है।
और आज आप लोग को याद भी करवा देते हैं, ठीक है। तो दीनबंधु CF एंड्रयूज को कहा जाता है दीनबंधु, और देशबंधु CR दास को यानी चित्तरंजन दास को देशबंधु कहा जाता है। और चित्तरंजन दास को महात्मा गांधी के द्वारा देशबंधु का उपाधि दिया गया था, और CF एंड्रयूज को दीनबंधु की उपाधि महात्मा गांधी के द्वारा ही दिया गया था। अब याद कैसे रखेंगे ये देखिएगा, देखिए चित्तरंजन दास बोलते हैं ना, दास स्व आता है, देशबंधु देश दास थोड़ा सा कॉमन नहीं दिख रहा है आपको, तो जब ये देशबंधु बोलेंगे तो कौन हो जाएंगे, चित्तरंजन दास हो जाएंगे, और दीनबंधु की बात बोलेंगे तो CF एंड्रयूज। एक याद है तो दूसरा अपने आप छाट लेंगे ना, तो एक दूसरा क्या हो जाएगा, दीनबंधु CF एंड्रयूज। अगर नहीं याद होता है तो देखिए एंड्रयूज बोलते हैं, एंड्रयूज में नो आता है, दीन में नो आ रहा है, इससे भी रिलेट कर सकते हैं। CF एंड्रयूज को दीनबंधु और देशबंधु चित्तरंजन दास को जो है कहा जाता है। और जो है जालियांवाला बाग हत्याकांड को जानबूझकर क्रूर हत्या का जो है रूप यानी किसके द्वारा कहा गया था, तो CR दास ने दीनबंधु के द्वारा, यानी जो कि दीनबंधु CF एंड्रयूज के द्वारा कहा गया, ठीक है। आगे बताना है, किस क्रांतिकारी ने 1909 में जो है कर्नल वायली की हत्या कर दिया था, मदन लाल धिंगरा के द्वारा। बहुत कमजोर है आप लोग समझे, मदन लाल धिंगरा के इतना फेमस क्वेश्चन है कि कर्नल वायली की हत्या जो है 1909 में मदन लाल धिंगरा के द्वारा किया गया था। आगे बताना है, 5 मार्च 1931 को हुए गांधी इरविन समझौते को जो है किसने सांत्वना पुरस्कार कहा था, यानी किस, अभी जस्ट थोड़ा देर पहले गांधी इरविन समझौता के बारे में बताए थे, और गांधी इरविन समझौता को जो है किसके द्वारा जो है सांत्वना पुरस्कार कहा गया, यानी सांत्वना नहीं कहता है देना होता है, तो सांत्वना पुरस्कार जो है किसके द्वारा कहा गया, तो एलन कैंपबेल जॉनसन के द्वारा कहा गया था कि जो गांधी इरविन समझौता जो है ये सांत्वना पुरस्कार है। किसके द्वारा कहा गया था, एलन कैंपबेल के, यानी एलन कैम्पबेल जॉनसन के द्वारा कहा गया था। आगे बताना है, किस क्रांतिकारी ने भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान बलिया में पहला समानांतर सरकार स्थापित की, पहला जो है बलिया में समानांतर सरकार का स्थापना किस क्रांतिकारी के द्वारा किया गया था, तो चीतू पांडे हो जाएंगे। कौन होंगे, चीतू पांडे हो जाएंगे। आगे बताना, किस क्रांतिकारी ने 18 अप्रैल 1930 को चटगांव स्थित जो है ब्रिटिश शस्त्रागार पर धावा बोलकर हथियारों की लूटपाट की थी। तो आप सभी को पता है सूरसेन के नेतृत्व में ही हुआ था, यानी सही आंसर क्या होगा, सूरसेन हो जाएगा, जिसे मास्टर दा के रूप में भी जाना जाता है। मास्टर दा के उपनाम से किसे जाना जाता है, सूरसेन को जाना जाता है, जो कि चटगांव शस्त्रागार के जो है यानी कि जो है उसके मास्टरमाइंड इन्हीं को कहा जाता है, सूरसेन को। आगे बताना है, किसने 1924 में कानपुर में हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना, शॉर्ट में बोले तो HRA की स्थापना 1924 में किसके द्वारा किया गया था, तो सचिंद्र नाथ सान्याल के द्वारा किया गया था। आगे बताना है, कांग्रेस ने स्वराज प्रस्ताव 1905 में पारित किया, प्रस्ताव का उद्देश्य क्या था, यानी कांग्रेस ने स्वराज प्रस्ताव को 1905 में पारित किया था, तो प्रस्ताव का उद्देश्य क्या था, तो स्वशासन सुनिश्चित करना था। आगे बताना है कि किस अधिनियम द्वारा भारत में प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत हुई है, भारत में प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत जो है किस अधिनियम के द्वारा हुआ है, तो भारत सरकार अधिनियम 1919 के द्वारा हुआ था। आगे बताना, संविधान के निर्माण में 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन का समय लगा, इस कार्य पर लगभग कितना रुपया खर्च हुआ था, 64 लाख, लगभग 64 लाख रुपया खर्च हुआ था। और ये प्रश्न जो है 2 वर्ष 11 माह 18 दिन जो है ये प्रश्न इस बार बीपीएससी में पूछ दिया था, बट जबकि बहुत आसान है, ठीक है। तो ये समझ लीजिए क्वेश्चन आसान या भारी नहीं होता है, एग्जाम में आप आसान क्वेश्चन को ही गलत करते हैं, इसलिए ध्यान देना है इस चीजों पे। आगे बताना है, भारतीय संविधान में न्यायिक पुनरावलोकन की अवधारणा जो है किस देश के संविधान से लिया गया है, बिल्कुल सही है, अमेरिका के संविधान से लिया गया है न्यायिक पुनरावलोकन की अवधारणा। आगे बताना है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में जो है ऐसा वर्णन मिलता है कि राज्य किसी भी व्यक्ति को विधि के समक्ष समता या विधियों के समान संरक्षण से वंचित नहीं करेगा, अनुच्छेद 14 हो जाएगा। और अनुच्छेद 14 की बात बोले तो ये अनुच्छेद भी पूछा गया था बीपीएससी में ही इस बार, कि जो विधि का समान संरक्षण और विधि का समान समानता का अधिकार किस किस देश से लिया गया है, तो जब विधि का समान संरक्षण की बात करेंगे तो अमेरिका के संविधान से हो जाएगा, और विधि का समान समानता की बात करेंगे तो ब्रिटेन के संविधान से होगा।
शायद इसमें समानता वाला पूछा गया था इस बार बीपीएससी में। समानता का अधिकार जो है किस देश के संविधान से लिया गया है, तो ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। आगे बताना है, किसने राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को राज्य की आत्मा कहा है? राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को जो है राज्य की आत्मा किसके द्वारा कहा गया है? ऑस्टिन के द्वारा कहा गया है, ऑस्टिन के द्वारा कहा गया है। आगे बताना है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति को किसी भी अपराध के लिए दोषी ठहराए गए व्यक्ति के दंड को क्षमा करने, प्रतिविलंबन, परिहार और लघुकरण की शक्ति जो है किस व्यक्ति के पास होती है? तो राष्ट्रपति के पास। और किस अनुच्छेद के अंतर्गत? 72। यानी राष्ट्रपति को क्षमादान की शक्ति जो है किस अनुच्छेद के अकॉर्डिंग है? 72 के अकॉर्डिंग है क्षमादान की शक्ति। और राज्यपाल को क्षमादान की शक्ति किस अनुच्छेद के अकॉर्डिंग है? बहुत स्थिति खराब, 161 हो जाएगा। राष्ट्रपति को 72 और जो है राज्यपाल को जो है अनुच्छेद 161 के तहत। बताइएगा भारत का एक राष्ट्रपति होगा किस अनुच्छेद में कहा गया? 52 में। ठीक है, बताइएगा कार्यपालिका का प्रधान कौन होता है? ठीक है, कार्यपालिका का प्रधान जो है राष्ट्रपति होता है, जो अनुच्छेद 53 के अकॉर्डिंग होता है। और कार्यपालिका का वास्तविक प्रधान कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है, कार्यपालिका का वास्तविक प्रधान होता है। बताइए राष्ट्रपति का निर्वाचन किस अनुच्छेद के अकॉर्डिंग? 54 के अकॉर्डिंग। और राष्ट्रपति का निर्वाचन प्रक्रिया जो है 55 के अकॉर्डिंग। प से प्रक्रिया, प से 55। ध्यान रखिएगा, राष्ट्रपति का निर्वाचन प्रक्रिया जो है वो 55। राष्ट्रपति का निर्वाचन जो है किस पद्धति पे आधारित होता है? तो एकल संक्रमणीय पद्धति पे आधारित होता है। अनुच्छेद 56 में बताइएगा क्या है? कार्यकाल हो जाएगा। अनुच्छेद 56 में कार्यकाल हो जाएगा। 57 में बताइएगा दोबारा निर्वाचन हो जाएगा 57 में। और 58 की बात करें तो योग्यता 58 में। 59 में क्या होगा? दशा। 59 में शपथ 60 में होता है। और 61 में महाभियोग होता है राष्ट्रपति का। ध्यान रखना है, राष्ट्रपति का महाभियोग कितना में? 61 में। और शपथ कितना में? 60 में शपथ होता है। ठीक है, आगे बताना, संसद का कौन सा सदन धन विधेयक को न तो अस्वीकार कर सकता है और न ही उसमें संशोधन कर सकता है? ठीक है, राज्यसभा हो जाएगा। यानी राज्यसभा जो है धन विधेयक को न अस्वीकार कर सकता है, न ही उसमें संशोधन कर सकता है। आगे बताना है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय को अभिलेख न्यायालय के रूप में जाना जाता है? तो सर्वोच्च न्यायालय को अभिलेख न्यायालय अनुच्छेद 129 हो जाएगा। और उच्च न्यायालय को अभिलेख न्यायालय अनुच्छेद 215 हो जाएगा। ध्यान रखना है। आगे बताना है, राष्ट्रपति द्वारा सर्वप्रथम कब निर्वाचन आयुक्त की नियुक्त की गई थी? यानी निर्वाचन आयुक्त कब नियुक्त किया गया था? थोड़ा सा भी यदि कॉमन सेंस का यूज करेंगे तो आसानी से आंसर दे सकते हैं। मैंने क्वेश्चन क्या पूछा कि राष्ट्रपति द्वारा सर्वप्रथम कब निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति की गई थी? तो सर्वप्रथम कब किया जाएगा? जब निर्वाचन आयोग बनेगा तभी ना किया जाएगा। तो निर्वाचन आयोग बना कब था? 25 जनवरी 1950 को। इसलिए मतदाता दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 25 जनवरी को ही मनाया जाता है। 25 दूना 50 होता है ना। 25 जनवरी 1950 को जो है राष्ट्रीय चुनाव आयोग का यानी चुनाव आयोग का स्थापना हुआ था। और मतदाता दिवस 25 जनवरी को इसलिए मनाया जाता है। अरे ग्रीन मफलर का संबंध किससे है? तो ग्रीन मफलर का संबंध किससे हो जाएगा? ध्वनि प्रदूषण से हो जाएगा। सही है। आगे बताना है, काटा देना प्रोटोकॉल का संबंध किससे है? बिल्कुल सही है, जैव सुरक्षा से हो जाएगा। किस राष्ट्रपति ने सर्वाधिक यानी 4 प्रधानमंत्रियों के साथ कार्य किया है? किस राष्ट्रपति ने सर्वाधिक यानी 4 प्रधानमंत्रियों के साथ कार्य किया है? तो डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा। अब देखिए ना, सर्वाधिक यानी 4 प्रधानमंत्रियों के साथ असाधारण यानी साधारण आदमी तो नहीं कर सकता है ना। याद करने का लॉजिक बता रहे हैं। शंकर दयाल शर्मा की बात करते शंकर भगवान समझ सकते हैं। ठीक है, इससे रिलेट करके याद कर सकते हैं कि 4 प्रधानमंत्रियों के कार्यकाल में जो है काम करने का मौका मिला था। किस प्रधानमंत्री को? ये जो है ये शंकर दयाल शर्मा को, जो कि राष्ट्रपति ने जो है यानी शंकर दयाल शर्मा जो राष्ट्रपति थे और इसे 4 प्रधानमंत्रियों के कार्यकाल में काम करने का मौका मिला था। आगे बताना, विश्व वन्यजीव कोष का गठन कब किया गया था?
विश्व वन्य जीव कोष का गठन जो है कब किया गया था? 29 अप्रैल 1961 को किया गया था। ठीक है, विश्व वन्य जीव कोष का मुख्यालय कहाँ है? ग्लांड स्विट्जरलैंड में इसका मुख्यालय है। आगे बताना है, पर्यावरण की सुरक्षा मूल कर्तव्य है, इसका उल्लेख किस संविधान संशोधन द्वारा अनुच्छेद 51 क में किया गया है? तो अनुच्छेद 42वें यानी 42वें संविधान संशोधन के तहत। आप जानते हैं मूल कर्तव्य को कब जोड़ा गया था? बोलिए। 42वें संविधान संशोधन 1976 में ही जोड़ा गया था मौलिक कर्तव्य को। ठीक है, और 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया था। कुल कितने मौलिक कर्तव्य को? 10 को जोड़ा गया था। अब ये आपको बताना है किस समिति के सिफारिश पर मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया था? तो सरदार स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पर जोड़ा गया था। अब ये बताना है कि सरदार स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश जो है, यानी कितने मौलिक कर्तव्यों का सिफारिश किया था सरदार स्वर्ण सिंह समिति? तो सरदार स्वर्ण सिंह समिति के द्वारा 8 मात्र मौलिक कर्तव्य का जो है सुझाव दिया गया था, बट ऐड जब किया गया तो टोटल 10 किया गया, और बाद में चल के जो है 11वां मौलिक कर्तव्य को कब जोड़ा गया था? तो 86वें संविधान संशोधन 2002 या 3 2002 हो जाएगा। 86वें संविधान संशोधन 2002 के तहत जो है 11वां मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया था, जो कि शिक्षा का अधिकार था। ठीक है, और मौलिक कर्तव्य किस अनुच्छेद के अकॉर्डिंग? 51 के क के अकॉर्डिंग हो जाएगा। आगे बताना है, बोक्सा बाग परियोजना जो है ये कहाँ स्थित है? वेस्ट बंगाल यानी पश्चिम बंगाल में है, बिल्कुल सही है। आपको बताना है केंद्रीय पर्यावरण अभियंत्रण संस्थान कहाँ स्थित है? नागपुर। इसे शॉर्ट में जो है नीरी बोला जाता है। ठीक है जी। आगे बताना है, भारत में जो है वस्तु एवं सेवा कर यानी जीएसटी को कब लागू किया गया था? 1 जुलाई 2017 को। बिल्कुल सही है। आगे बताना है, गणतंत्र भारत का पहला आम बजट किसने प्रस्तुत किया था? गणतंत्र भारत का जो है पहला आम बजट जो है किसने प्रस्तुत किया था? जी बिल्कुल सही है, जॉन मथाई के द्वारा जो है प्रस्तुत किया गया था। आगे आपको बताना है, वह क्षेत्र जो भारत के सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी में सर्वाधिक योगदान देता है, वो क्षेत्र कौन सा है? सेवा क्षेत्र, जिसे तृतीय क्षेत्र के रूप में भी। आगे बताना है, भारत में पहली बार अपना मानव रिपोर्ट कब प्रस्तुत किया था? भारत ने पहली बार अपना मानव रिपोर्ट जो है कब प्रस्तुत किया था? 2002 में किया था। आगे बताना, विश्व में सर्वाधिक पशुओं की संख्या किस देश में? भारत में ही है। ठीक, करवाइए था आगे। 1990 में क्या हुआ? ह्यूमन इंडेक्स देखिए, हाँ 1990 है, लेकिन अभी क्वेश्चन आपसे पूछे थे कि भारत ने जो है अपनी पहली मानव रिपोर्ट, मानव विकास रिपोर्ट नहीं है, ह्यूमन डेवलपमेंट, हाँ ठीक है, मानव रिपोर्ट जो है वो 2002 में प्रस्तुत किया है। करवाइए ना कि उस तक थोड़ा देर आपका रिकॉर्ड। क्या हुआ? धारा और अनुच्छेद। धारा, देखिए धारा आईपीसी हो जाता है एक तरह से। ठीक है, जो कि धारा बोला जाए तो कानून होता है एक तरह से। जिस तरह से आप जानते हैं अनुच्छेद धारा 307 सुनते होंगे, धारा 302 सुनते होंगे, तो धारा में क्या है कि धारा के अकॉर्डिंग कोई भी केस जो होता है वो सुनवाई उस धारा के अकॉर्डिंग होता है, और आपको जो स्वतंत्रता मिलता है, जो संविधान जो स्वतंत्रता देता है, वो अनुच्छेद के अकॉर्डिंग देता है। आप जब आगे पढ़ेंगे ना, सीआरपीसी और आईपीसी जो पढ़ते हैं, इंडियन पैनल कोड जो बना था 1860 में बना था। हाँ, इंडियन पैनल कोड 1960 में, सॉरी 1860 में किसके द्वारा? तो लॉर्ड कैनिंग के काल। ठीक है, हाँ मैकाले के द्वारा बनाया गया था, लेकिन लॉर्ड कैनिंग के द्वारा लागू किया गया था आईपीसी 1860। तो वो अलग आ जाता है, आप केस को सॉल्व करते हैं वहां पे, आपको ये आर्टिकल नहीं आएगा यहाँ पे। ठीक है, क्या हुआ? हाँ वो अलग से आ जाता है, वो आईपीसी के अंतर्गत आता है। ठीक है, चलिए इधर से बताइएगा, ग्रुप बी से अंतारा किस देश की एजेंसी है? इंडोनेशिया हो जाएगा। और ताश बता दीजिएगा। रूस का हो जाएगा, ताश और नवोसी दोनों रूस का है। इतिम इजराइल। और समाचार भारती बताइएगा। भारत। यूपीपी बता दीजिए। यूपीपी पाकिस्तान हो जाएगा। यूपीपी पाकिस्तान का है। और एपीपी आप ऑस्ट्रेलिया का हो जाएगा। और एएफपी किसका है? एएफपी फ्रांस का है। चलिए ठीक है। वाफा बताइएगा। फिलिस्तीन का वाफा है। और मेना बताइएगा। मेना मिस्र। मेना मिस्र का नाम से ही है। चलिए इधर से बता दीजिएगा, कुछ प्रतीक है बताइएगा। रेड क्रॉस किससे संबंधित है? रेड क्रॉस की बात किया जा रहा है। रेड क्रॉस
स्वास्थ्य डॉक्टरी सहायता एवं अस्पताल से संबंधित होगा। और कमल का फूल बता दीजिएगा। शांति, संस्कृति एवं सभ्यता से। का प्रतीक। कमल सिर्फ कहेगा तो वो संस्कृति वो भी है, मतलब ये प्रतीक ही है, शांति का भी प्रतीक ले सकते हैं। कबूतर पक्षी बताइएगा, शांति का प्रतीक है। लाल झंडा बता दीजिएगा, खतरा। ओलिव की शाख इधर से बताइएगा, शांति, शांति का ही प्रतीक है। चलिए ठीक है। इधर से बताइएगा, ऑस्ट्रेलिया की पक्षी कौन सी है, राष्ट्रीय पक्षी? कीवी, कंगारू। और जापान की? आइविस। भारत का बताइएगा पशु राष्ट्रीय? शेर है, देख रहे हैं। यूके का बता दीजिएगा। भारत का सुने सभी लोग, ठीक है, शेर हम को जानते कब हैं। बताया गया था? 73 में प्रोजेक्ट बाद जब लाया गया। टाइगर प्रोजेक्ट आया था 72 में और लायन प्रोजेक्ट 73। ठीक है। और भारत का राष्ट्रीय पशु क्या हो जाएगा? बाघ हो जाएगा। और राष्ट्रीय विरासत पशु बोले तो क्या होगा? हाथी। हाथी हो जाएगा। और राष्ट्रीय विरासत पशु के रूप में हाथी को कब स्वीकार किया गया था? 2010 में। हम बताए थे इसके पहले भी क्लास में कि जो राष्ट्रीय नदी के रूप में गंगा को कब तो 2008 में गंगा और 2009 में डॉल्फिन, यानी राष्ट्रीय जलीय जीव के रूप में डॉल्फिन को जो है 2009 में किया गया। 8, 9, 10 जी 8, 9, 10 एकदम सीरियल से ध्यान रखना है। और 10 में जो है 2010 में ही रुपया का जो सिंबल देखते हैं वो भी दिया गया था, यानी 2010 में ही। और जो किसके द्वारा? डी उदय कुमार के द्वारा। उदय कुमार के द्वारा दिया गया। इधर से बताइएगा, सवाक कहाँ की गुप्तचर है? सवाक इराक का है। और मोसाद बताइएगा। अल-मुखबरात बताइएगा। अल-मुखबरात इराक का है। अल-मुखबरात इराक का है। एक मुखबरात है। अगर मुखबरात बोलेंगे ना, अल-मुखबरात हो जाएगा इराक का। और मुखबरात बोलेंगे तो सिर्फ तो वो होता है मिस्र का। ठीक है। केजीबी बताइएगा। केजीबी GRU भी दोनों रूस का है। ठीक है। इधर से बताइएगा, ब्यूरो ऑफ स्टेट सिक्योरिटी कहाँ का है? ब्यूरो ऑफ स्टेट सिक्योरिटी तो अफ्रीका का, दक्षिण अफ्रीका। ठीक है, साउथ अफ्रीका। और सेंट्रल एक्सटर्नल लेंजा डिपार्टमेंट चीन हो जाएगा, लेंजा डिपार्टमेंट। नाइचो जापान। ठीक है। भारत के संसद का क्या नाम है? इधर से बताइए। संसद ही है। ठीक है। रूस का डायट, ड्यूमा। रूस का ड्यूमा और जापान का डायट। जापान का डायट है। ये बताइए, ईरान का बता दीजिएगा। मजलिस है। ठीक है। मंगोलिया का खुरल है। ठीक है। और ब्रिटेन का पार्लियामेंट। कनाडा का पार्लियामेंट है। ठीक है, पार्लियामेंट। या नेपाल का बताइएगा। जातीय संसद ने राष्ट्रीय पंचायत बांग्लादेश का। राष्ट्रीय पंचायत नेपाल और जातीय संसद बांग्लादेश का। फॉलकेटिंग बताइएगा। फॉलकेटिंग डेनमार्क का फॉलकेटिंग है। डेनमार्क का फॉलकेटिंग। और फेडरल असेंबली इधर से बताइएगा। स्विट्जरलैंड फेडरल असेंबली। दीवान निगारा मलेशिया का होगा। दीवान निगारा मलेशिया का है। दीवान निगारा। इधर से बताइएगा, अंतरराष्ट्रीय दूरसंचार संघ यानी ITU का मुख्यालय कहाँ है? जिनेवा। ये सही है। अंतरराष्ट्रीय श्रम संघ ILO का मुख्यालय कहाँ है? जिनेवा। इसकी स्थापना कब हुई थी? 11 अप्रैल 1919 को हुआ था ILO की स्थापना। इधर से बताइएगा, WTO की स्थापना कब हुई थी? एक 2 WTO है, ये भी ध्यान रखना है। एक वर्ल्ड पर्यटन वाला ही बोल रहे थे, वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन। इसका स्थापना 1925 और इसका मुख्यालय की बात करें तो मैड्रिड स्पेन में है। ठीक है। और एक WTO जो पढ़ रहे हैं, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन यानी व्यापार वाला जो है, विश्व व्यापार संगठन, जिसका स्थापना 1995 में 1 जनवरी 1995। और इससे पहले इसका नाम क्या था ये बताना है आपको। गैट था, GATT गैट था। और गैट का स्थापना 1947 होगा, न कि 48। गैट 47 100% सही है। और 48 की बात करें, 7 अप्रैल 1948 विश्व स्वास्थ्य संगठन का स्थापना वो 1948 है, 7 अप्रैल 1948। इधर से बता दीजिएगा, ओपेक वियना 1960 में। इधर से बताइएगा, रासायनिक हथियार निषेध संगठन का स्थापना OECD है क्या शॉर्ट में? OPCW। अच्छा, OPCW। OPCW का स्थापना 1997 में हुआ था, दहेग में हुआ था। विश्व बैंक का स्थापना बता दीजिएगा। विश्व बैंक 44 कोई बात नहीं, 1945 भी देता है, 44 भी देता है। 45 सही है वैसे। वाशिंगटन DC
अंतरराष्ट्रीय कृषि विकास कोष, इधर से बताइए। अंतरराष्ट्रीय कृषि विकास कोष का स्थापना बता दीजिएगा, कब हुआ था? 1977 में हुआ था, और इसकी जो हेडक्वार्टर है वो रोम में है, इटली में। और IMF इसकी वाशिंगटन डीसी में सही है मुख्यालय, और इसकी स्थापना बता दीजिएगा। ये भी 1945 में ही है। ठीक, चलिए यूरोपीय संसद का मुख्यालय बता दीजिएगा इधर से। चलिए ठीक है। और राष्ट्रमंडल का, कॉमनवेल्थ का मुख्यालय लंदन है, लंदन है। चलिए ठीक है। कॉमनवेल्थ गेम भारत कब पहली बार उसमें भाग लिया था? 1900। पहली बार कहाँ हुआ था कॉमनवेल्थ गेम? ठीक है। कब हुआ, किस ईस्वी में हुआ था? 1930 में हुआ था। चलिए ठीक है। चलिए कुछ वर्ष है जो पूछ रहे हैं, ये बताइएगा। अंतरराष्ट्रीय बाजरा वर्ष किसे घोषित किया गया? 2023 को किया गया। अंतरराष्ट्रीय बाजरा वर्ष जो है 2023 को किया गया। और बाल श्रम उन्मूलन के लिए अंतरराष्ट्रीय वर्ष 2021 को किया गया है। बाल श्रम के उन्मूलन के लिए अंतरराष्ट्रीय वर्ष 2021 को किया गया है। इधर से बताइएगा, विश्व कैंसर दिवस कब मनाया जाता है? और कैंसर जागरूकता दिवस कब मनाया जाता है? 7 नवंबर को मनाया जाता है। 7 नवंबर को मनाया जाता है। इधर से बता दीजिएगा कि पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? पर्यावरण संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? इधर से बता दीजिएगा। 26 नवंबर को मनाया जाता है। 26 नवंबर को कौन सा और दिन मनाया जाता है? संविधान दिवस। और राष्ट्रीय दूध दिवस भी 26 नवंबर को ही मनाया जाता है। विश्व वन्य जीव दिवस कब मनाया जाता है? 3 मार्च को मनाया जाता है। ठीक है। और राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस 4 मार्च को मनाया जाता है। अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? 8 मार्च को। और राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? इधर 13 फरवरी। किनके जन्म दिवस मनाया जाता है? सरोजनी नायडू के जन्म दिवस पे मनाया जाता है 13 फरवरी को। और 13 फरवरी को एक और दिवस मनाया जाता है, बता दीजिएगा। रेडियो दिवस मनाया जाता है। चलिए ठीक है। इधर से बता दीजिएगा कि विश्व मौसम विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? 23 मार्च को मनाया जाता है। और विश्व वानिकी दिवस जो है 21 मार्च को मनाया जाता है। इधर से अम्बेडकर जयंती 14 अप्रैल को। इधर से बताइएगा, विश्व हीमोफिलिया दिवस। हीमोफिलिया दिवस अभी हाल में ही मनाया, 17 अप्रैल। हीमोफिलिया दिवस 17 अप्रैल। विश्व धरोहर दिवस 18 अप्रैल। ठीक है। पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल। इधर से बता दीजिएगा, जल दिवस 22 मार्च। चलिए ठीक है। चलिए इधर से बताइएगा, विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस 3 मई को मनाया जाता है। विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस 3 मई को मनाया जाता है। अभी प्रेस इंडेक्स में कितना स्थान है? विश्व प्रेस इंडेक्स 150 है। और बता दीजिएगा पर्यावरण में कितना स्थान है? 180। 180 में सबसे लास्ट में ही है, 180 पे ही है। ठीक है। इधर से बताइएगा, जैव विविधता दिवस 22 मई को मनाता है। और विश्व तंबाकू रोधी दिवस, चलिए ठीक है, 31 मई को मनाया जाता है। विश्व रक्तदान दिवस बता दीजिएगा। और विश्व शरणार्थी दिवस 20 जून को। 20 जून को हमारे उसमें पढ़े होंगे, 19 जून गलत है, मतलब कि SPD में जून वाला था वो गलत था। 20 जून को होता है विश्व शरणार्थी दिवस। अंतरराष्ट्रीय योग दिवस बताइएगा। 21 जून को मनाया जाता है। इस बार योग महोत्सव कहाँ मनाया गया था? अंतरराष्ट्रीय योग ऋषिकेश में। बिल्कुल सही। चलिए, आयकर दिवस इधर से बता दीजिएगा। आयकर दिवस 24 जुलाई को मनाया जाता है। और इधर से कारगिल स्मृति दिवस बताइएगा, 26 जुलाई को मनाया जाता है। विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस बता दीजिएगा। प्रकृति संरक्षण दिवस, विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस 28 जुलाई को मनाया जाता है। छोड़िए, विश्व स्तनपान दिवस बता दीजिए कब है? विश्व स्तनपान दिवस 7 अगस्त। ठीक है, 1 अगस्त है। और विश्व हस्तकरघा दिवस 7 अगस्त को है। भाला फेंक दिवस बता दीजिएगा। 7 अगस्त को ही मनाया जाता है। पहली बार भाला फेंक दिवस कब मनाया गया?
2022 में मनाया गया। ठीक है। विश्व आदिवासी दिवस बता दीजिएगा। 9 अगस्त को है। अब विश्व युवा दिवस 12 अगस्त को मनाया जाता है। 12 अगस्त को मनाया जाता है। 12 अगस्त को कौन सा और एक दिवस मनाया जाता है? विश्व हाथी दिवस मनाया जाता है। और विश्व शेर दिवस जो है 10 अगस्त को मनाया जाता है। अब विश्व मच्छर दिवस है वो 20 अगस्त को मनाया जाता है। और ये बता दिया राष्ट्रीय युवा दिवस 12 जनवरी को मनाया। किनके जयंती पर? स्वामी विवेकानंद जी की जयंती पर। इधर से राष्ट्रीय खेल दिवस किनके जन्मदिन पे मनाया जाता है? ध्यानचंद, मेजर ध्यानचंद के जन्म दिवस पे मनाया जाता है। अभी राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम बदलकर मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार कर दिया गया। उसमें जो है राशि कितना दिया जाता है? 25 लाख। इस बार किसको मिला था 2022 का? किस खेल से है? टेनिस से। चलिए इधर बताइएगा। हाँ शरद कमल, इधर बताइएगा हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? अब विश्व हिंदी दिवस कहे तो 10 जनवरी को मनाते हैं। अभियंता दिवस बता दीजिएगा। 15 सितंबर को मिलाते हैं। और ओजोन दिवस 16 सितंबर को मिलाते हैं। विश्व शांति दिवस 21 सितंबर को मनाते हैं। और विश्व पर्यटन दिवस 27। राष्ट्रीय पर्यटन दिवस बताइए 25 जनवरी को। नेशनल वोटर्स डे भी उसी दिन में, राष्ट्रीय मतदान दिवस भी। इधर से बताइएगा। अभी पूछे थे विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस एक पूछे थे। अब ये बताइएगा विश्व जो है प्रकृति दिवस कब मनाते हैं? 3 अक्टूबर को। विश्व प्रकृति जो है 3 अक्टूबर को मनाते हैं। और विश्व प्रकृति संरक्षण जो था वो 28 जुलाई को मना। दोनों में अंतर है। जिस तरह कैंसर दिवस हो गया 4 फरवरी को, कैंसर संरक्षण हो गया 7 नवंबर। इसी प्रकार विश्व प्राकृतिक दिवस जो है वो मनाया जाता है आपको 3 अक्टूबर को। और प्राकृतिक संरक्षण दिवस जो है वो 28 जुलाई को मनाया जाता है। पुलिस स्मरण दिवस बता दीजिए। 21 अक्टूबर को। होमवर्क में था ना ये तो। ये संयुक्त राष्ट्र दिवस 24 अक्टूबर को था। इंदिरा गांधी की पुण्यतिथि बता दीजिएगा। 31 अक्टूबर को था। ठीक है। और 31 अक्टूबर को भी किसी और का था, सरदार वल्लभ भाई पटेल का। ठीक है। विश्व सेवा दिवस बताइएगा। सेवा दिवस 9 नवंबर को है। और ये बताइएगा विश्व नागरिक दिवस 19 नवंबर को मनाया जाता है। राष्ट्रीय पत्रकारिता दिवस बता दीजिएगा। 17 नवंबर को मनाया जाता है। राष्ट्रीय विधि दिवस 26 नवंबर को मनाया जाता है। संविधान क्योंकि 26 नवंबर 1949 ईस्वी को बन के तैयार हो गया था, इसीलिए। विश्व एड्स दिवस बता दीजिएगा। 1 दिसंबर को है। बता दीजिएगा नागरिक सुरक्षा दिवस 6 दिसंबर को है। अंतरराष्ट्रीय मानव अधिकार दिवस बता दीजिएगा। ठीक है। अंतरराष्ट्रीय मानव अधिकार दिवस 10 दिसंबर को मनाया जाता है। विश्व पर्वत दिवस कब मनाया जाता है? 11 दिसंबर को मनाया जाता है। और विश्व चाय दिवस 15 दिसंबर को मनाया जाता है। वीर बाल दिवस बता दीजिएगा। गोवा मुक्ति दिवस। चलिए इधर से बताइएगा। अजंता की गुफाओं को किस वर्ष विश्व धरोहर के सूची में यूनेस्को की सूची में शामिल किया गया? 1983 में किया। 1983 में 4 धरोहर को किया गया था, जो 2 मुंबई महाराष्ट्र से था और 2 आगरा से था। सुन लीजिएगा। अजंता की गुफाएं, आगरा का किला, ताजमहल और एलोरा गुफाएं 1983 में यूनेस्को की सूची में डाला गया था। इधर से बताइएगा महाबलीपुरम का स्मारक कब डाला गया? 1984 में डाला गया था यूनेस्को की सूची में। और बताइएगा सांची का स्तूप 1989 में डाला गया। कुतुब मीनार बता दीजिएगा। 1993 में डाला गया। ठीक 10वां साल 1993 में डाला गया था कुतुब मीनार। महाबोधि मंदिर बताइएगा। 2002 में है। कहाँ है महाबोधि मंदिर? बोधगया में। और भीमबेटका गुफाएं 2003 में मध्य प्रदेश।
2007 में लाल किला है, 2007 में लाल किला को शामिल किया गया था 2007 में। जंतर मंतर जयपुर का है, उसको कब किया गया? 2010 में किया गया था। धौलावीरा को बता दीजिएगा 2021 में, और रमप्पा मंदिर को 2021 में ही किया गया था। हो गया क्या टाइम? दे दीजिए, चलिए ठीक है, SW लिखा दीजिए। बंद कर दीजिए।